चलिए ये हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो देखिए, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मीन्स वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए समझते हैं इसमें। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to each other called ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हुआ इसकी डेफिनेशन। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस और ये जेड, यही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आता है वो हमेशा आई कैप आता है, हमेशा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम देखते हैं यूनिट वेक्टर को तो बोलते हैं ये जे कैप प्रोवाइड करता है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर मिलता है वो के कैप होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई जे और जेड के कैप। ये बात समझ में आ गई। तो ये देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। देखिए, फिर यहीं पे अगर हम इसको भी लगा दें तो ये भी इनके परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इनके परपेंडिकुलर, ये इनके परपेंडिकुलर और ये इनके परपेंडिकुलर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इससे जो कैप, मतलब ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये जो डायरेक्शन मिलेगी वो यूनिट वेक्टर के थ्रू ही मिलेगी। तो देखिए हम पीछे भी देखे थे कि आई, देखिए यहाँ लिख रहे हैं आई कैप। आई कैप का मतलब ये है कि आई कैप हमें बताता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप बताता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन और के कैप बताता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर किसे बोला जाता है। देखिए, अ वेक्टर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। मीन्स हम ये बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेक्टर की पोजीशन को बताने के लिए या फिर किसी भी पॉइंट को बताने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बोलते हैं उससे पोजीशन वेक्टर। जैसे समझिए ये रहा, तो ये बी ले लेते हैं और ये ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं ये कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर में हमें क्या मिलता है, ये फिर ए बी वेक्टर से हमें क्या पता चलता है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि पोजीशन ऑफ बी, मतलब बी जो पॉइंट है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, ये ए बी वेक्टर से हमें पता चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि पोजीशन वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे
अगर मान लीजिए ऐसा हो, फिर ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ओ। हमें बताना है इसकी पोजीशन, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट है बी का। तो हमें ये बताना है कि बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओ, या फिर हम अच्छा अगर ये हमें बताना पड़ जाए कि बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर मीन्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसे पढ़ा जाएगा। अब निकालते कैसे हैं वो देखिए। तो हम इसको निकालते ऐसे कि x1 माइनस 0 करते हैं, x1 माइनस 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस 0। अब देखिए ये x है ना, तो x कोऑर्डिनेट में क्या होता है i कैप, मतलब x कोऑर्डिनेट को दिखाने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप। तो x1 माइनस 0 हम यहाँ पे लिख देंगे i कैप, प्लस लिखते हैं y1 माइनस अगेन 0। तो देखिए y1 माइनस 0, अच्छा y डायरेक्शन में हम j कैप लेते हैं, प्लस देखिए z1 माइनस 0, तो हम लिखते हैं z1 माइनस 0 और यहाँ से मिलता है k कैप। इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा निकल के आ गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दे दें इस तरीके से कि ये जैसे एक वेक्टर एक यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे है, बट आप लोग ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे ए वेक्टर जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर x1, y1, z1 ये है। अच्छा इनको ना पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, मतलब ये किस पोजीशन पे ए पॉइंट है वो ये बता रहा है। अच्छा बी का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं x2, y2, z2 ये। तो पोजीशन वेक्टर बी का है x2, y2 और z2। अब अगर हमें लिखना पड़े ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जब भी इनको लिखना हुआ तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का एक प्रॉपर वे होता है और वो वे पहले देखते हैं। ये ओ रहा मीन्स ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 ये। अब हम क्या करते हैं, जिस भी पोजीशन को देखना होता है हमेशा हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। ये रहा ऐसे ये। तो देखिए अगर लिखना पड़े ए बी वेक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी ओ। जैसे देखिए ये रहा, फिर ये ऐसे रहा, तो हम इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ए बी वेक्टर को आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं है लिखने का तरीका। ये नहीं, लिखने का तरीका क्या है कि आप बी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेके चलिए। तो आप लिखेंगे जैसे बी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना हुआ, या इसे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, ठीक है। मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर। तो हम इसको बी वेक्टर न लिख के हम इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस, तो ए वाली पोजीशन को लिखना पड़े तो हम ए ओ ए वेक्टर लिखेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये ए बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये एक लिखने का तरीका है और इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब समझते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। तो हम ना डायरेक्टली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि x2 माइनस x1, क्योंकि जब ये करेंगे तो x2 ही बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली देखते हैं x2 माइनस x1, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1 ये आएगा k कैप, ठीक है। तो हमें अगर इस तरीके से पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करनी हो कि ओरिजिन के मतलब कि किसी प्लेन में
या फिर स्पेस में अगर ये पॉइंट दे दिए गए हैं और बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो फिर इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम इस मेथड के थ्रू करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब जैसे इसी चीज़ को हम समझते हैं 1D में, 2D में और 3D में, ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी पड़े, किसी वेक्टर की पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़े 1D में, 2D में, 3D में, तो कैसे करते हैं ये हम समझते हैं, ठीक है। ये हम बना ले रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे जो ए है, वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेते हैं जो बी है, जेड एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं जो सी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिखते वक्त एक्स वाई और जेड लिखते हैं, ये प्रॉपर वे है, आपको ऐसे ही कोऑर्डिनेट लिखना होता है, सबसे पहले एक्स बाद में वाई फिर जेड, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी यूनिट है, ऐसे। तो अगर ए पॉइंट की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो लिखते कैसे हैं, सबसे पहले एक्स लिखेंगे। तो एक्स का मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए है ना, तो एक्स के प्लेस पे ए आ जाएगा। वाई की बात करते हैं तो अब वाई कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सिस पे ना, जैसे अगर इस एक्सिस पे बात करें तो वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। तो इस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और जो z कोऑर्डिनेट है वो भी 0 होता है। मीन्स x एक्सिस पे केवल x की वैल्यू मिलती है, y और z की वैल्यू 0 होती है, ठीक। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट में सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब बात आती है y की, तो y देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस b है, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी b। z जैसे y एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 होती है, ये हो गया 0। इसी तरीके से अगर c कोऑर्डिनेट की बात करें तो c मतलब z एक्सिस पे x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 और z की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस c दे रखा है, मतलब c। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a माइनस 0, ये हमने देखा था a माइनस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 0 आई कैप प्लस, अब देखिए 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 के कैप, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप, बाकी वैल्यू 0 है, मीन्स ओ ए वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप। बात समझ में आई। चलिए हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर तो 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 आई कैप प्लस b माइनस 0, देखिए ये b है 0 है, तो b माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 के कैप, ये आ गया। अब हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 0 ये भी 0, केवल बचा है बी जे कैप। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम ओ सी वेक्टर की बात करें तो हम लिखेंगे ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए 0 माइनस 0 तो लिखेंगे 0 माइनस 0 आई कैप प्लस, अब देखिए 0 यहाँ पे 0 माइनस 0 तो 0 माइनस 0 जे कैप प्लस, देखिए c माइनस 0 तो लिखेंगे c माइनस 0 के कैप, ऐसे। तो ओ सी वेक्टर आ जाएगा, देखिए ये भी 0 ये भी 0 तो केवल आएगा c कैप, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू c कैप। ये बात समझ में आई।
अच्छा ये हम लिखना भूल गए थे, ये 1D की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल की, कि अगर वन डायमेंशन हो तो फिर कैसे वेक्टर कैलकुलेट या पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे 2D की। और 2D का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशनल अगर बोल रहा है मीन्स प्लेन की बात कर रहा है, 1 डायमेंशनल बोल रहा है मीन्स एक स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा है या स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, वो किसी प्लेन की बात नहीं कर रहा है। अगर 3D की बात करते हैं तो 3D का मतलब होता है स्पेस, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो 3D में है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, और सेकेंड हमारा है 2D यानी 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशनल या फिर प्लेन की बात करें या फिर हम इसको बोल देते हैं प्लेन। ठीक है, तो प्लेन में पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, चलिए समझते हैं, ये ऐसे है, ये x है, y है और ये z है। ठीक है, और ये रहा ओरिजिन। देखिए अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हम बोलेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। P पॉइंट हमें दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए x और y तो होगा लेकिन z की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में x और y की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू नहीं मिलेगी। मीन्स हम यहाँ पे बोल दें a, b, 0। अच्छा 0 का मतलब इस प्लेन में y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हमें निकालना है OP वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। तो हम लिखेंगे OP वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो a-0, तो आएगा a-0 i कैप प्लस b-, अच्छा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 होगा, तो a-0 i कैप, b-0, तो हम लिखेंगे b-0 j कैप प्लस 0-0, तो ये आएगा 0-0 k कैप। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे OP वेक्टर इज इक्वल्स टू a i कैप बनेगा और यहाँ से बनेगा b j कैप, लेकिन c के मतलब k कैप तो आएगा ही नहीं, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए एक पॉइंट दे देता है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं, तो ये YZ प्लेन होता है। ठीक है, और ये मान लेते हैं Q पॉइंट है और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है कुछ x, y मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू O क्या आएगा, तो हम लिखेंगे OQ वेक्टर, तो लिखेंगे OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे अगर हम YZ प्लेन की बात कर रहे हैं तो YZ प्लेन में x की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो y को कोऑर्डिनेट मिलने वाला है उसको b मान लेते हैं और z को c मान लेते हैं, ऐसा। अब हमें निकालना है OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर कैसे निकलेगा, 0-0, तो लिखेंगे 0-0 i कैप प्लस b-0, तो b-0 j कैप प्लस c-0, तो लिखेंगे c-0 k कैप। ये बात समझ में आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, तो b j कैप प्लस c k कैप, ये निकल के आ गया OQ वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से चलिए हम XZ प्लेन में ले लेते हैं, तो XZ प्लेन में ये पॉइंट रहा कहीं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो हम इसको मान लेते हैं Q, PQ, R पॉइंट मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा XZ प्लेन की बात हो रही है, मतलब Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स A की वैल्यू तो मिलेगी, B की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब X की वैल्यू कुछ होगी, Y की वैल्यू 0 और Z की वैल्यू C ले लेते हैं। अब देखते हैं OR वेक्टर कैसे निकलेगा, तो OR वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए A-0, तो A-0 i कैप प्लस 0-0, तो 0-0 j कैप प्लस c-0, तो लिखेंगे c-0 k कैप। बात समझ में आ रही है, तो OR वेक्टर आ जाएगा a i कैप प्लस
ये तो 0 हो गया, तो सी के कैप, ठीक है। तो ये आ गया ओ आर वेक्टर, ठीक है। तो ये 2D में कैलकुलेशन था। तो 2D में हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद 3D की, कि 3D में क्या होता है। तो देखिए 3D का मतलब स्पेस होता है, और 3D में आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z, तीनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं 3D के अंदर। लेकिन 2D के अंदर की बात करते हैं तो 2D का मतलब प्लेन, और प्लेन में कोई एक कोऑर्डिनेट गायब रहता है। मीन्स केवल और केवल 2 ही कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात कर पाते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे 3D, और 3D का मतलब होता है स्पेस। यहाँ पे देखिए x, y और ये रहा z, ठीक है। अब स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है। अब स्पेस का मतलब यहाँ पे है, हम यहाँ पे तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम इसको यहाँ पे कहीं कर देते हैं, ये 3D में, ठीक है। तो ये है A, B, C, क्योंकि 3D में x भी मिलेगा, y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और z कोऑर्डिनेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आप P पॉइंट मान लीजिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे OP वेक्टर, मीन्स स्पेस में पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो OP वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा A-0, तो लिखेंगे A-0 i कैप प्लस B-0, तो लिखेंगे B-0 j कैप प्लस C-0, तो C-0 k कैप। अब यहाँ पे लिख देंगे OP वेक्टर इज इक्वल्स टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C k कैप। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर ख़त्म हो जाता है। कुछ और होंगे तो उनके बारे में, वो इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए उनके बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे, जैसे 1-2 एग्जाम्पल देख लें, इसके बाद हम बात करेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, मतलब 2 वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बाद हमें ये देखना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए, कोई पार्टिकल है जो शुरुआत समय में ए, जिसका कोऑर्डिनेट 2,4,6 मीटर है, मूव्स फाइनली टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आ जाता है फाइनली, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2,-3 मीटर। राइट द, अब देखिए हमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बोल रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताइए। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये बताइए। बी की बात कर रहा है तो बी देखिए क्या बोल रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताइए। बोल रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सी हमसे पॉइंट पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये सब हमें बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद बात करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर की। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से, ये x है, y है और इधर कहीं z है, स्पेस में पॉइंट है, स्पेस में हम पॉइंट ले लेते हैं ये, ठीक है। तो ये पॉइंट, अच्छा स्पेस में ये पॉइंट हम ले लेते हैं a और ये पॉइंट हम ले लेते हैं b, ठीक। a के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,4,6, b के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3,2,-3, ये दिए गए हैं, ठीक। अब चलिए हम समझते हैं, ये O है, ये A था और ये B है,
फिर ये इनिशियल है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो एरो लगा देते हैं, फाइनल पोजीशन पे एरो होता है। ठीक है, हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताइए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हम बोल सकते हैं इसको ओ ए वेक्टर ऐसे। ठीक है, और ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0। तो हमें कुल मिला के कैलकुलेट करना है ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर आ जाएगा 2 - 0, तो लिखेंगे 2 - 0 आई कैप प्लस 4 - 0, तो 4 - 0 जे कैप प्लस 6 - 0, तो लिखेंगे 6 - 0 के कैप। ये बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, आप ये लिखेंगे। तो जो ए का पोजीशन वेक्टर है यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो ये होगा। एक आंसर आ गया। अब हम बी की बात करते हैं। तो बी हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन बताइए या फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको लिखेंगे ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए 3 - 0, तो लिखेंगे 3 - 0 आई कैप प्लस 2 - 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 0 जे कैप प्लस, अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा है, -3 - 0, तो -3 - 0 यहाँ पे आएगा के कैप। अब लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप बन जाएगा प्लस 2 जे कैप बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा -3 के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा है ये हमसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल बताइए। मीन्स पार्टिकल पहले यहाँ था, बाद में यहाँ आ गया है, तो बताइए कि उसने कितना डिस्प्लेस किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, तो ए बी वेक्टर निकल के आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो हम इसको सी वाले को लिखेंगे ए बी वेक्टर। अच्छा, इसको हम और लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये हमने पीछे भी देखा था। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ओ बी में से इसको घटा दीजिए तब भी ये निकल के आएगा, या फिर हम ए बी वेक्टर को डायरेक्टली कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से लिखेंगे 3 - 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 - 2 आई कैप प्लस 2 - 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 4 जे कैप प्लस -3 - 6 लिखेंगे, तो -3 - 6 के कैप ये आएगा इज इक्वल्स टू 3 - 2 इज 1 आई कैप प्लस, अब देखिए 2 - 4 -2 माइनस प्लस, तो -2 जे कैप ये बचेगा, माइनस देखिए माइनस तो ये 6 3 -9 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो -9 के कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर, या ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब देखिए अगर इसको करना चाहते हैं तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से जब 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -3 में से 6 घटाएंगे तो -9 बचेगा। इससे करिए या डायरेक्टली करिए, बात सेम है, लेकिन डायरेक्टली करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है अ पार्टिकल हैज़ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेशन। बोल रहा है कि 12 मीटर ईस्ट जा रहा है। जैसे हम ये बना लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, ये बन गया। यहाँ से बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। अरे यार रहने दो, इसको नहीं, हम वही बना लेते हैं जो डायरेक्शन सेंस था वही। ये तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। यहाँ से ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है 12 मीटर ईस्ट जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये 12 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ, ए पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये 5 मीटर नॉर्थ हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर वर्टिकली, इससे इधर की तरफ आता है 6 मीटर, ठीक है। तो हम इसको डॉटेड में दिखा देते हैं, ये 3D में, कि ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये B पॉइंट है और इसको ले लेते हैं C पॉइंट। अब समझिएगा, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और ये Z कोऑर्डिनेट, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। देखिएगा ये X में जा रहे हैं ऊपर की तरफ Y में, और जब इधर की तरफ आएंगे तो ये एक प्लेन नहीं स्पेस में आ गए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, और जो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए X तो 12 होगा, ठीक, Y 5 होगा, Z 6 होगा। तो ये आ गए फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हमसे पूछ इसमें क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। तो देखिए ये था ओरिजिन, ठीक है, 0,0,0 इसके कोऑर्डिनेट थे। तो यहाँ से बोल रहा है कि डायरेक्टली जो ये स्पेस में पॉइंट है इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OC वेक्टर, ठीक है। फाइनली बीच वाली कोई बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल के बीच की बात होगी। तो 12 - 0 आएगा, तो 12 - 0 I कैप होगा, प्लस 5 - 0 तो 5 - 0 J कैप होगा, प्लस 6 - 0 तो लिखेंगे 6 - 0 तो करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, हालांकि 2 पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट वेक्टर इज दैट दे कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू देमसेल्फ इन द सेम प्लेन, ये भी ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स ये बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को हम उस वेक्टर के पैरेलली उसी प्लेन में आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर का देखिए, ये इसका प्लेन रहा, ये वेक्टर है, इसको हम इसके पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं होगा, मीन्स लेंथ जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक। इस वेक्टर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसके पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे, आप इसी वेक्टर को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, किसी वेक्टर के साथ हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेक्टर के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रोटेटेड बाई 360 डिग्री। मीन्स हम ये बोलते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम 360 डिग्री पे अगेन रोटेट कर सकते हैं। मीन्स देखिए अगर इसी वेक्टर को हम रोटेट करें, मीन्स ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर यहीं पे आ गया अगेन, तो आ गया, तो इस वेक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हमारा पर्पज भी यही होता है कि हम किसी वेक्टर को चेंज ना करें, मीन्स उसके मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें, उसके एंगल को चेंज ना करें, हम ये सारा चेंज नहीं कर सकते। सब कुछ वही रखते हुए
हम उसको केवल और केवल शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स इसको आगे पीछे ऊपर नीचे ये सारा काम कर सकते हैं। अगर इसको हमें रोटेट कराना है तो अगेन 360 डिग्री पे ही रोटेट कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम बात करेंगे कि एंगल के बारे में, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कि वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि एंगल हमेशा हम टेल के बीच का ही लेते हैं। मतलब ये है कि कभी भी हमें एंगल निकालना हुआ तो हम हमेशा एंगल टेल और टेल के बीच का ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये आप ध्यान रखते हैं तो आप एंगल हमेशा ही कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये लिखा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर का, जैसे बी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, ए वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। और हमने देखा है कि एंगल जो होता है वो टेल और टेल के बीच का ही लेना होता है। ठीक है, मीन्स हमसे अगर बोला जाए कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। ये बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ए वेक्टर का यहाँ पे टेल है और बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है, तो हम हेड और टेल के बीच कभी एंगल कैलकुलेट नहीं करते हैं। एंगल जब भी कैलकुलेट करना हुआ तो हम टेल और टेल के बीच का ही लेते हैं। मीन्स हमने अभी देखा कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें वही खेल यहाँ पे खेलना होगा। ठीक है, मीन्स इस वेक्टर को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इस वेक्टर को आप आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे जब, तो देखिए जब हम ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो देखिए, ये वाला वेक्टर ऐसे ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया है, तो हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब दोनों के बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें ये देखना है कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा वो ये एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए ये है थीटा डिग्री। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये 180, मतलब ये टोटल 180 होता है और ये हो गया थीटा। तो ये जो एंगल बचेगा ये बचेगा 180 माइनस थीटा। मीन्स यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट? 180 माइनस थीटा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है, बी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। तो हम एंगल तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि एंगल हमेशा हम टेल के बीच का ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेड है, एंगल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए, जब आगे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा और ये ए वेक्टर ही रहेगा। अब इसकी बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स देखिए, ए वेक्टर का टेल यहाँ आ गया और बी वेक्टर को जब आगे खींचेंगे तो इसका ये टेल यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम पीछे शिफ्ट करके देखते हैं। तो देखिए, ये रहा, तो ये पहले वाला वेक्टर था और इस वेक्टर का एंगल क्या था? थीटा। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का पहले ये थीटा दिया हुआ था, लेकिन ये तो थीटा होगा नहीं, क्योंकि हेड के बीच का एंगल हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, टेल के बीच का करते हैं। अब देखिए, ये बन गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का ये टेल रहा, ए वेक्टर का टेल ये रहा।
अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो हम बोलने वाले हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट, थीटा। ये बात समझ में आई कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। समझ में आया? चलिए, तो अभी हम देख रहे थे कि एंगल कैसे निकलता है दो वेक्टर के बीच का। कुछ क्वेश्चंस इस पे और कर लेते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये दिया है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये इनके और इनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 80 डिग्री है। ये दिया है, बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट की बात हो रही है, ये ए वेक्टर रहा तो ए वेक्टर का ये हेड है, ठीक है, और ये बी वेक्टर का टेल है। तो हेड देखिए बी वेक्टर का ये टेल रहा, ए वेक्टर का हेड रहा, तो हेड और टेल के बीच तो एंगल कभी कैलकुलेट होता नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि देखिए ये दो साइडें पहले बनाते हैं। तो एक तो ये रहा, फिर ये रहा, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री है। लेकिन ये तो है नहीं, ये तो गड़बड़ है, तो इसको हम सही करते हैं। तो सही करने का मतलब ये है कि हम ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही ए वेक्टर को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हेड बन जाएगा और ये ए वेक्टर का टेल बन जाएगा, बनेगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं ऐसे, तो ये ए वेक्टर हुआ, इसको हमने आगे शिफ्ट किया है और ये हमारा रहा बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल था ये 40 डिग्री था, तो अब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 माइनस 40 डिग्री, मीन्स यहाँ पे बन जाएगा 140 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो देखिए एंगल तो हमें देखना होता है टेल टेल के बीच का, तो ए और बी का टेल ये है और इनके बीच का एंगल 140 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 140 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? चलिए हम सेकंड की अब बात करते हैं। सेकंड क्या दिया है? सेकंड बोल रहा है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो बी वेक्टर का ये हेड रहा और सी वेक्टर का ये टेल रहा, मीन्स ये कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये ऐसे बी वेक्टर दिख रहा है और ये ऐसे ये सी वेक्टर दिख रहा है। दोनों के बीच का एंगल दिया है 80 डिग्री। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका ये हेड है और इसका ये टेल है। तो अब इसको हम शिफ्ट करेंगे जब, तो ये आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो बी वेक्टर का ये हेड हो जाएगा और बी वेक्टर का ये टेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएं तो हम ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये कुछ ऐसे था, ये था ऐसे, अब ये बी वेक्टर बन गया है और ये सी वेक्टर बन गया है। ये एंगल था 80 डिग्री, तो ये होगा 180 माइनस 80 डिग्री, मीन्स ये बन जाएगा 100 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? मीन्स बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 100 डिग्री। ओके, बात समझ में आई? चलिए इसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया है। थर्ड में अगर बात करें तो ए वेक्टर का ये टेल है, सी वेक्टर का ये हेड है, तो काम तो चलेगा नहीं। तो हमें इसका मतलब सी वेक्टर को इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे शिफ्ट करेंगे तो पहले बना लें इसको। तो बनाएंगे तो देखिए ये रहा हमारा ए वेक्टर और ये हमारा रहा ऐसे, ये इस तरीके से सी वेक्टर, ठीक है। इसका ये जो सी वेक्टर का हेड है और ए वेक्टर का टेल है, दोनों के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये तो सही होगा नहीं, इसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट किसको केवल करेंगे? सी वाले वेक्टर को। ए वाले वेक्टर को शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए वेक्टर का टेल तो यहाँ है ही। तो
तो ए वेक्टर को हम ऐसे ही बने रहने देंगे, सी वेक्टर को हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया सी वेक्टर, आप ऐसे इसको ये आगे रहने दें। ये एंगल था 60 डिग्री, तो देखिए ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल तो ये होगा, तो होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स आएगा 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 120 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो जब भी एंगल कैलकुलेट करना होता है तो हम हमेशा एंगल टेल और टेल के बीच का ही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये दिया है, ये एक पेंटागन है। ठीक है, इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, हर दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये देखिए। अब इसी ग्राफ, इसी फोटो के अंदर हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर का ये टेल है, ए वेक्टर का हेड है। तो जब टेल टेल के बीच का एंगल कैलकुलेट करना होता है तो हम ए वेक्टर को आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर लें, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया। तो ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए ओवरऑल एंगल की बात करें तो 180 होता है। 180 में से अगर ये घटा दें तो बचेगा 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? फिर हमसे बोला है बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखिए ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। सी वेक्टर का ये टेल है, बी वेक्टर का ये हेड है। तो फिर अगर बी वेक्टर को हम पैरेलली आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो बी वेक्टर का ये टेल हो गया और सी वेक्टर का ये टेल हो गया। तो दोनों के बीच का अगर ये एंगल मिल जाए तो यही एंगल तो होगा बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का। तो देखिए ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ओवरऑल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 180 होता है। 180 में से अगर 120 हम घटा दें तो बचेगा 60 डिग्री। मीन्स बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। ये बात समझ में आई? अब सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा सी वेक्टर और सी वेक्टर का ये हेड है और डी वेक्टर का ये टेल है। तो अगर हम सी वेक्टर को आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो ये बन गया सी वेक्टर और सी वेक्टर का ये बन गया टेल और ये डी वेक्टर का ये टेल। तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल ये आएगा। तो अगर अगेन 180 में से 120 हम घटा दें तो बचेगा 60 डिग्री। मीन्स हम बोलेंगे कि सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? आगे की बात करते हैं। डी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच की बात कर रहा है। तो देखिए ई वेक्टर का ये टेल है और डी वेक्टर का ये हेड है। तो अगर डी वेक्टर को हम आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो ये रहा डी वेक्टर। तो डी वेक्टर का ये टेल, ई वेक्टर का ये टेल। मीन्स ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ओवरऑल एंगल तो 180 होता है। तो अगर 180 में से ये एंगल घटा दें 120 डिग्री तो बचेगा 60 डिग्री। मीन्स हम बोलेंगे कि डी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। तो ए वेक्टर का देखिए ये रहा टेल और ई वेक्टर का ये रहा हेड। तो ई वेक्टर को हम आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे अगर, तो ये बन गया ई वेक्टर और ई वेक्टर का ये टेल और ए वेक्टर का ये टेल। अब ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ओवरऑल एंगल होगा 180। तो 180 में से ये 90 डिग्री जब घटा देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। मीन्स हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। बात समझ में आई?
तो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर के बीच, ये हमने अच्छी तरीके से सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि जो मैक्सिमम एंगल होगा, तो आप स्टैंडर्ड पॉइंट की तरह से ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी 180 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी या मैक्सिमम एंगल होगा वो 180 डिग्री ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो हम कभी ये एंगल नहीं लेते हैं। हम हमेशा देखिए, हम हमेशा छोटा वाला एंगल लेते हैं, मतलब ये वाला। तो ये वाला देखिए 180 से कम ही होगा, ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा यही एंगल। तो ये एंगल होगा 180 से छोटा। या फिर देखिए मैक्सिमम कब होगा, जब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए ए वेक्टर ये, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का ये टेल रहा, बी वेक्टर का ये टेल रहा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री।